हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग ठीक होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं और एक सीरीज लाया हूं जो बिहार पुलिस मद्य निषेध प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुई थी। दोस्तों, आप ये तैयारी का आकलन करने में सहायता करेगी, साथ ही आप एक्सपीरियंस भी कर पाओगे कि बिहार पुलिस में जो भी एग्ज़ाम होता है किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग इस सेट को हल कीजिए। मेरे उत्तर देने से पहले उत्तर आप लोग अपने कॉपी में लिखिए और अंत में चेक कीजिए कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं, और जो भी सही होता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपको देखे हुए अगर आप अच्छा करते हैं तो और लोग आपसे सीखेंगे कि अच्छा करना है और एक्सपीरियंस उन्हें मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। प्रथम प्रश्न है आपका, यदि x+1 इक्वल टू x+1/x इक्वल टू 2 है तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका सी। और इस प्रश्न को आप लोग इस तरह से सेट कर सकते हैं, फॉर्मूला आपका है a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर होता है, और उस पर आप लोग सेट कर दीजिएगा। जैसे a + b का होल स्क्वायर -2ab, इस फार्मूला पर आप लोग सेट कर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, मैं पूरा मैथ इसमें हल करके नहीं दिखाऊंगा, जो शॉर्ट्स होगा, जो आसान होगा, जो ट्रिक होगा वो बताऊंगा, बाकी आप लोग अपना आराम से हल कीजिएगा। अगला प्रश्न है, 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाली रेजिस्टेंस को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है, किन्हीं दो कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस क्या होगा। तो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी, और बी में है आपका 8/3 ओम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है इंग्लिश में है, और इसमें करेक्ट स्पेल चुनना है, यानी सही जो स्पेलिंग है वो चुनना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मैं सीधा बताता हूँ आपका सी, ये आपका है टेम्परामेंट, याद रखिएगा। बाकी सब गलत है स्पेलिंग, इसका स्पेलिंग ठीक है, टेम्परामेंट है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, उसे हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न में दी गए वाक्य के प्रथम और अंतिम अंशों को 1 से 6 की संख्या दी गई है। इनके अलावे अंशों को 4 भागों में बांटकर य, र, ल, व की संख्या दी गई है। ये चारों भाग अव्यवस्थित है। इनके अंशों को पढ़कर दिए गए विकल्पों से उचित क्रम चुनिए। तो आपको यहाँ दिया है मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर है, यहाँ ये है आपका प्रश्न। और इसमें 4 आपका जो दिया हुआ है 1 से लेकर के 6 तक। तो आप लोग देखिएगा इस प्रश्न का, आप लोग इसको हल कीजिएगा अच्छा से। मैं इसका उत्तर आपको बताता हूँ। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका डी हो जाएगा, और डी में आपका है व, र, ल, य, याद रखिएगा, व, र, ल, य, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 5 नंबर। और 5 नंबर क्या है, तो आपका विपरीतार्थ बताना है। विपरीतार्थ क्या है, अनुराग, इसका विपरीत बताना है। तो अनुराग का विपरीत होता है आपका सी, और सी में क्या है, निमोनिया, याद रखिएगा। सॉरी, निमोनिया नहीं, विराग है, ये तो दूसरा क्वेश्चन है। अनुराग है, अनुराग का विपरीतार्थ है विराग, याद रखिएगा, विराग। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है, वायु जनित रोग है, इनमें से कौन सा वायु जनित रोग है। तो तपेदिक है, डिप्थीरिया है, निमोनिया है, यानी इस प्रश्न का उत्तर है आपका सभी, डी, ये आपका सभी है, वायु जनित रोग है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, बुलेट प्रूफ स्क्रीन यानी गोली अभेद आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा डी, और डी में क्या है, प्रबलित ग्लास। प्रबलित ग्लास, मैं कुछ ग्लास के नाम आपको बताता हूँ। सोडा कांच जो सोडियम से बना होता है, इसमें होता है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका प्रयोग होता है आपका ट्यूबलाइट में, बोतल बनाने में, चाय का ग्लास बनाने में। वहीं एक ठो जेना कांच दिया हुआ है यहाँ पर, ये इसका प्रयोग होता है आपको रासायनिक बर्तन बनाने में। और एक ठो होता है पायरेक्स कांच, जो इसमें दिया हुआ है पायरेक्स कांच, और इसका प्रयोग होता है आपका क्रिस्टल बर्तन या प्रयोगशाला के बर्तन बनाने में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है। तो दोस्तों, ये उस समय का करंट अफेयर है, और इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, दिल्ली। और दोस्तों, मैं एक फैक्ट आपको बताता हूँ, दिल्ली एम्स ये भारत का पहला एम्स है, भारत का पहला एम्स है, आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली एम्स भारत का पहला एम्स है, और इसकी स्थापना हुई थी आपका 1956 ईस्वी में, याद रखिए 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न है 9 नंबर, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होता है। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका बी, लैक्टिक एसिड है, याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड। इसमें इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है दोस्तों, इसका शराब बनता है, आप लोग याद रखिएगा, इथाइल अल्कोहल का शराब बनता है। और ये गन्ने के जो मोलेसिस होता है उससे प्राप्त किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल इसमें दिया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल बहुत खराब होता है, और ये फास्ट फूड से मिलता है, और कोलेस्ट्रॉल के कारण ही रक्तचाप
रक्तचाप बढ़ जाता है और रक्तघात भी होता है, जैसे कि हार्ट अटैक इसके कारण होता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण। और ये खून में जाकर के जो खून का नाली है उसे बंद कर देता है, यानी उसे अवरुद्ध कर देता है, उसके वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न, जब किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह संख्या खुद का 80% हो जाता है, उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा? तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका डी। और डी में क्या है? डी में आपका 140 है, याद रखिएगा 140 है। इस संख्या को आप लोग x मान लीजिएगा तथा एक और तब आकर के आपका हो जाएगा x घटाओ 35 और इसका बराबर आपका एक फार्मूला में बताता हूँ, यहाँ पर कर दीजिएगा x गुने 80/100 इस पर आप लोग कीजिएगा तो इस पर आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 11 नंबर। एक जोकर ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 15 सेमी ऊंचाई वाला एक शंकु आकार की टोपी पहनी है, टोपी का आयतन क्या होगा? तो दोस्तों मैं फार्मूला बताता हूँ, आप लोग उस पर सेट कर लीजिएगा। शंकु का फार्मूला होता है आपका 1/3 πr² इंटू h, याद रखिएगा ये आपका फार्मूला है, इस पर डालिएगा। आपको ये 7 और 15 यहाँ डाल दीजिएगा, यहाँ डाल दीजिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है, 1 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, तो उस मिश्रण में पानी का मात्रा कितना है? तो इस प्रश्न का दोस्तों ये आसान प्रश्न है, कोई भारी नहीं है। आप लोग ऊपर 20 डाल दीजिए और नीचे में क्या है 3 और 1 का अनुपात है, तो आप लोग दोनों जोड़ करके 4 कर दीजिए और इससे आपका अनुपातीय राशि आ जाएगा, तो आ जाएगा 5 और इसमें से आप 5 यानी 3 से ऊपर करना है, 3 गुने 5 कीजिएगा तो हो जाएगा 15 लीटर हो जाएगा आपका दूध, और वहीं 1 गुने 5 कीजिएगा तो हो जाएगा 5 लीटर पानी, तो यानी 15 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है। और इस प्रश्न का उत्तर है आपका 12 का सी, या गया 5 लीटर। सामान्य प्रकार की द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रम से होते हैं, तो 13 नंबर प्रश्न का दोस्तों उत्तर है आपका ए, अवतल और उत्तल दोनों होते हैं, याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न आपको बताता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी है आपका बिखरना उसका भाग नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है? कौन समान त्वरण का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, ए और बी दोनों है। आपकी एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति और एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, दोनों एक समान त्वरण के उदाहरण है और दोनों प्रश्न का उत्तर है आपका ए, बी, सी उत्तर हो गया इसका। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 16, एक वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों सी यानी वस्तु के तरल के घनत्व और उस तरलता में अंतर। वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर, यानी दोनों में क्या घनत्व है और क्या अंतर है उस पर सारा डिपेंड करता है। यानी जैसे कि एक पारा में लोहा डूब जाता है तो दोनों का घनत्व में अंतर जो है इसी वजह से दोनों में डूबता है, क्योंकि लोहा का घनत्व ज़्यादा होता है और पारा का घनत्व कम होता है अपेक्षाकृत लोहा से। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों ए, ठोस में चलती सबसे अधिक। और मैं कुछ और बताता हूँ जो सबसे तेज, जैसे एल्युमिनियम में चलता है आपका 6420 मीटर प्रति सेकेंड। अगला है आपको निक्केल में है आपका इसमें है आपका 60-40 मीटर प्रति सेकेंड। वहीं आपका लोहा एफी में है आपका 5960 मीटर प्रति सेकेंड। कांच में है आपका 3980 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्री जल में याद रखिएगा, समुद्री जल में आपका 1531 मीटर प्रति सेकेंड, समुद्री जल में 1531 मीटर प्रति सेकेंड। और हीलियम सबसे कम होता है यहाँ पर, इसी में हीलियम में आपका है 965 मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा। दोस्तों आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे, आपका 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है, आर्यों का मूल निवास कहाँ है? 18 नंबर प्रश्न है, आर्यों का मूल निवास कहाँ है? तो आर्यों का मूल निवास माना गया है एशिया माइनर, याद रखिएगा एशिया माइनर माना गया है। और आर्यों का मूल निवास एशिया माइनर है, ये किसने बताया है? तो एक ठो आपको शोधकर्ता थे जिसका नाम था मैक्स मूलर, इन्होंने बताया था कि आर्य का मूल निवास एशिया माइनर है। BC 1500 ईसा पूर्व में ये लोग आए थे एशिया में, याद रखिएगा। उसी समय से माना जाता है कि आपका हिंदू धर्म या फिर जो वेद धर्म है इसका शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं
हालांकि हिंदू धर्म की शुरुआत उससे पहले भी हो चुकी थी, लेकिन माना जाता है कि इसके बाद से जो वेद का कर्मकांड, दुनिया जहान, ये सब शुरू हो गया था। 19 नंबर प्रश्न है आपका, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, यानी भारत के सबसे वयोवृद्ध के रूप में किसे जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए आपका ए, और ये कौन है, तो आपका दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। आपका महात्मा गांधी को क्या कहता है, तो इसमें कहता है राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी को कहते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या कहता है, तो इन्हें कहता है गुरुदेव जी कहा जाता है इन्हें, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 20 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रश्न मैं पढ़ दिया हूँ और ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। इसकी शुरुआत गांधी ने की थी और चंपारण यात्रा के साथ हुई थी। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी। ब्रिटिश सरकार शुरू से ही आंदोलन के प्रति काफ़ी नरम थे। आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी। तो इनमें से कौन सा सही है, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी। और बी में क्या है, ये है आपका, सॉरी यहाँ बी है, गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन की छोड़ने को तैयार थी। याद रखिएगा, इस प्रश्न का ये सही है, बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 21 नंबर प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिल चुका था उत्तर वैदिक काल में। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, प्रजापति, यानी इंद्र का स्थान उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को मिल चुका था। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए आपका डी, और डी है कौन, बैमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। याद रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28/12/1885। याद रखिएगा, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। दादा भाई नौरोजी यहाँ दिए हुए हैं। दादा भाई नौरोजी कब बने थे, तो आपको बना था 1886 में, ये बने थे अध्यक्ष 1886 में। और एक बार और बने थे आपका 1906 में भी बने थे। याद रखिएगा, 1906 में भी बने थे दादा भाई नौरोजी, यानी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके दादा भाई नौरोजी। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ दिया हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये बने थे आपका 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वहीं बदरुद्दीन तैयब जी जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है, वो बने थे 1887 में। पूछा था कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। और कब बने थे, तो ये बने थे इस समय। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था, तो जॉर्ज यूले, आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमिलित नहीं है। सही रूप से सुमिलित नहीं है, तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, ये तो सही है। जमात खाना मस्जिद बलबन, कुतुब मीनार इल्तुतमिश, हिसार शहर फिरोज तुगलक ने बसाया। तो इनमें से कौन सही नहीं है। तो 23 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी, ये आपका जमात खाना मस्जिद कौन बनवाया है, तो बलबन, ये सही नहीं है। तो इसे किसने बनवाया है, तो इसे बनवाया आपका खिज्र खां। याद रखिएगा, खिज्र खां बनवाया है जमात खाना मस्जिद को, याद रखिएगा आपका। दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो ये कथन है आपका सर सैयद अहमद खान का। और भी कांग्रेस के बारे में जो कथन है मैं आपको बताता हूँ। बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक ने कहा था कि यह वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराते हैं। मेढक की तरह टटराने वाले लोग हैं कांग्रेस के, वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराते हैं। वहीं कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तो किसने कहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। वहीं कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। किसने कहा था, तो अश्वनी कुमार दत्त ने कहा कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। वहीं आपका लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा है, तो कांग्रेस अपने मृत्यु की तरफ लड़खड़ाती हुई जा रही है। ये किसने कहा था, तो कहा था लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों आपका बी। और बी में क्या है, वाटरलू की लड़ाई में। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी, तो आपका हुआ था आपका 18 जून 1815 को हुई थी। वाटरलू की हुई थी 18 जून 1815। और वाटरलू कहाँ पे आपका, ये वाटरलू कहाँ है, तो आपका बेल्जियम में है, याद रखिएगा। वाटरलू कहाँ है, बेल्जियम में है। और सेंट हेलेना को इनका मृत्यु कब हो गया था, नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु हो गया था आपका 1821 ईस्वी में। वहीं कहाँ मृत्यु हो गया था, तो वहीं सेंट हेलेना में ही मृत्यु हो गया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका अंग्रेजी में है और इस प्रश्न का मैं पढ़ता हूँ, आप लोग उत्तर दीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट
एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी इसका एंटोनिम्स पढ़ना यानी उल्टा बताना है, इसमें से इसका उल्टा कौन सा है यानी विपरीत कौन सा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा डी, और डी में क्या है ओकेजनल। फ्रिक्वेंटली इसका उल्टा होता है आपका ओकेजनल। ये फ्रिक्वेंटली का अर्थ होता है कि जल्दी जल्दी, और इसका होता है कभी कभी, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे 27 नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन्स अंडर द सेंटेंस, यानी इसमें जो खाली स्थान है इसको भरना है इस लोगों इन सभी से। तो देखते हैं कौन सा एप्रोप्रिएट थिंग कैन डिटर हिम ... परसुइंग हिम एम टू लाइफ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, और बी में क्या है तो बी में आपका है फ्रॉम, याद रखिएगा फ्रॉम। इस प्रश्न का उत्तर होगा फ्रॉम बी। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर फिल इन द ब्लैंक, फिर से है सुटेबल प्रोपोजिशन बताना है इनमें से। तो मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स डिसेंटेड ... द सजेशन, तो सजेशन ही मेड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, और बी में भी आपका है कौन सा फ्रॉम, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे 29 नंबर प्रश्न, और 29 नंबर प्रश्न है आपका 29 नंबर प्रश्न है चूज द वर्ड विच कैन बी सिचुएटेड फ्रॉम द गिवन फ्रेज, यानी ये फ्रेज दिया हुआ है, ये फ्रेज है, और इसमें सिचुएटेड कौन सा है तो चेंज ऑफ अपीयरेंस टू डिवाइस ऑफ और टू हाइड द आइडेंटिटी का उत्तर बताता हूं। और इस प्रश्न का उत्तर आपका है ये डिस्गाइज, ये उत्तर है इसका। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 30 नंबर इन द फ्लोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस में दिया हुआ आउट ऑफ द 4 इसमें से बताना है आपको। तो ये कौन सा दिया हुआ है तो लुक दे हैव पेंटेड द डोर, ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है, आपको बदलना है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और सी में क्या है लुक द डोर हैज बीन पेंटेड, यानी ये एक्टिव वॉइस में है और इसको पैसिव वॉइस में इसमें बदल दिया गया है। तो इसका प्रश्न हो जाएगा आपका सी, याद रखिएगा। आगे प्रश्न हम देखेंगे 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो इसका सिनोनिम्स बताना है यानी समानार्थी बताना है। तो 31 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ए, और ए में क्या है आपका पहले ये वर्ड दिया हुआ है चाइल्ड प्ले यानी बचकानी हरकत, इसका हिंदी होता है, और ये एडम्स है यानी फ्रेज है बचकानी हरकत। जैसे हम लोग नहीं किसी को करते क्या बचकानी हरकत करते हो, तो उसी तरह से एक तरह का ये फ्रेज है, इडियम्स है। तो इसका उत्तर बताना है जो सही है इसमें। तो इसका उत्तर आपका ए है, ये फेयर बिहेवियर, ये आपका है 32 नंबर प्रश्न है। और इस 32 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी में क्या है समथिंग दैट इज वेरी इजी, यानी एकदम बचकानी हरकत क्या बहुत आसान है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 33 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा है, किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, ये आपका बिहारी ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 34 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा तो इस शुद्ध वर्तनी होगा फुर्तीला। ये सब देखिए गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है फुर्तीला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर, रात्रि का पर्याय नहीं है, रात्रि का पर्याय नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, ये आपका है सजनी, रात्रि का पर्याय नहीं है सजनी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये सर्वज्ञ है, जो सर्वज्ञ का अर्थ होता है जो सब कुछ जानता हो। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ए, और ए में क्या है जिसे सब विषय में जानकार हो वो सर्वज्ञ कहलाता है, याद रखिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है। तो 37 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, और बी में आपका जिसका संबंध पृथ्वी से हो यानी पार्थिव, इसका संबंध पृथ्वी से है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न, जो अच्छा बोलता हो उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, सुवक्ता, जो अच्छा बोलता है उसे सुवक्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर, और इससे संबंधित कुछ निर्देश दिए गए हैं जो आप इस तरह से पढ़िएगा, पढ़ के बताइए। मैं पढ़ता हूँ, निम्न में दिए गए वाक्यों के प्रथम और अंतिम अंशों को 1 से 6 संख्या दी गई, इनके आने वाले अंशों के 4 भागों में बांटकर य र ल व की संख्या दी गई है। ये चारों भाग अव्यवस्थित है, इनको अंशों को एक जगह करना है। तो यह दिया हुआ है कभी कभी तय करना, और इसमें से सबको इकट्ठित करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका, मैं पहले उत्तर ही बता देता हूँ, आप लोग इसे अपना से सही कीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी में क्या है र व ल य, याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न आपका 40 नंबर, मानो या न मानो आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं या यह जानवरों के
खुरों और त्वचा में भी है। यह एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, कैराटिन। कैराटिन कहते हैं, जो आपके नाखून से में होता है उसे कैराटिन कहते हैं, और इसी कारण होता है आपका पीलापन नाखून में होता है, आप लोग याद रखिएगा कैराटिन। अगला प्रश्न है, एक तो कैरोटीन विटामिन होता है जो गाजर में भी पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? तो 41 नंबर प्रश्न है अवशेषी अंग। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका तद्नक दंत, सॉरी बी है, और बी में ये नहीं है तो सी आ गया। कान की मांसपेशियाँ, यहाँ है कान की मांसपेशियाँ, ये है इसका उत्तर। यहाँ गलत हो गया दोस्तों, ये बाल, शरीर में बाल है, अवशेषी अंग है, शरीर का बाल है, शरीर के बाल है जो अवशेषी अंग है। और वहीं अकल दांत भी अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स भी आपका अवशेषी अंग है। और टेल बोन मनुष्य में होता है, ये भी एक अवशेषी अंग है, याद रखिए दोस्तों। 42 नंबर प्रश्न है आपका, जीवित सरल ऊतक जो पौधों के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, और बी में क्या है? कोलेनकाइमा, याद रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, कोशिका रस में भरी रिक्तिकाएं। इसको अंग्रेजी में वैकुलस भी शायद कहते हैं, याद आप लोग देखिएगा, कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएं, याद रखिएगा। और भी जैसे इसमें दिया हुआ है गल्जिका है, तो इसे परिवहन विभाग यही से मानते हैं आपका सेल में, परिवहन विभाग से मानते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है आपका ऊर्जा हाउस, माइट्रोकॉन्ड्रिया कहता है एनर्जी हाउस कहते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया का, याद रखिएगा। राइबोसोम को कहा जाता है आपको प्रोटीन का फैक्ट्री, याद रखिएगा, प्रोटीन फैक्ट्री कहता है किसे? तो राइबोसोम को, याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊतक पौधों के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, और डी में कौन सा है? पार्श्व प्रभाजी, याद रखिएगा, पार्श्व प्रभाजी इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न आपको देखते हैं 45 नंबर प्रश्न, समुद्र के पानी से नमक को अलग करने की निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों ए, और ये में क्या है? वाष्पीकरण। 45 नंबर प्रश्न का उत्तर है ए में है वाष्पीकरण। सेंट्रीफ्यूगल विधि, इसमें दिया हुआ है सेंट्रीफ्यूगल विधि। इस विधि से दूध से मक्खन निकालते हैं, दूध से मक्खन निकालते हैं सेंट्रीफ्यूगल विधि से। वहीं आपको दिया हुआ है क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण में क्या होता है कि छोटे छोटे कण से मिल करके बड़ा कण बनता है, या फिर क्रिस्टलीकरण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, 59/26 Fe, याद रखिएगा, 59/26 Fe, इसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वो कौन सा धातु, क्या है वो? तो है आपका एक अधातु है, और यहाँ ये जान लीजिए जो 16 किसका परमाणु अंक है? तो आपका सल्फर का है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, याद रखिएगा, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है। और इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, अधातु। कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, और बी में क्या है? तो यह है आपका सेपरेटिंग फनल के माध्यम से आपका कहता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका होता है, इसका फॉर्मूला होता है CCl4, याद रखिएगा, CCl4। और इसका प्रयोग पेट्रोलियम में होता है, पेट्रोल में मिलाने के लिए पेट्रोल में मिलाया जाता है, जिससे नॉकिंग की समस्या कम होता है। पेट्रोल मिलाया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इससे नॉकिंग की समस्या, अपस्फोटन की समस्या कम हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसी के वजह से गाड़ियों से शीशा निकलता है, टेट्राक्लोराइड की वजह से ही गाड़ियों में से शीशा प्रदूषण के रूप में निकलता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 49 नंबर प्रश्न, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल का सांद्रता क्या होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और सी में क्या है? तो 10%, याद रखिएगा, 10%। अगला प्रश्न है दोस्तों 50 नंबर, वर्मी कंपोस्ट होता है, तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, एक जैविक उर्वरक है, और केंचुआ इसका मुख्य घटक है दोस्तों, केंचुआ। और केंचुआ को किसानों का दोस्त भी कहता है, याद रखिएगा, किसानों का दोस्त किसे कहता है? तो केंचुआ को, याद रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न है, 51 नंबर प्रश्न, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित प्रश्न शब्दों का चयन करें। तो इसमें दिया हुआ आपका वनस्पति विज्ञान, पौधे से संबंधित है, तो वही कीट विज्ञान किससे संबंधित होगा? तो आपका कीड़े से संबंधित होगा, याद रखिएगा। 51 का ये प्रश्न उत्तर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं और रीजनिंग टाइप का है, तो आप पढ़िए इसको। 8 मित्र LMPQRST और भी केंद्र की ओर मुँह करके बैठे, वृत्त करके बैठे, गिर बैठे हैं। LM के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, और LP के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। R व S एक दूसरे के पास बैठे हैं। इनमें से कोई भी L का निकटतम पड़ोसी नहीं है। QT के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है,
और भी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो इस प्रश्न में कहा है कि भी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन सा बैठा है, तो 52 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। बी में क्या है, आर है। याद रखिएगा, आप लोग एक अच्छा से बनाइएगा इसको अपने से और तब प्रश्न दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर, उस सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए श्रृंखला के रिक्त स्थानों को सही क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक हो जाता है। मतलब इनमें से क्या डाले, इसमें से ये सब तार्किक हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो 53 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सी। और सी में क्या है, ये है आपका XIWSP। याद रखिएगा XIWSP। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न भी रीजनिंग है। 6 दोस्त केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। दीपा प्रकाश और पंकज के बीच में है। दीपा जो प्रकाश पंकज के बीच में है। प्रीति मुकेश और ललिता के बीच में है। प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के विपरीत बैठा हुआ है। प्रकाश ललिता का पड़ोसी है। प्रकाश के दाएं ओर कौन बैठा हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका डी, ये है ललिता। याद रखिएगा ललिता। निम्न में से कौन कौन आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी है, तो 55 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सी। सी में क्या है, विशाखापट्टनम। याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था कौन सा, तेलंगाना। और कब अलग हुआ था, तो 2 याद रखिएगा 2 जून 2014 को याद हुआ था। अलग हुआ था तेलंगाना किससे, तो आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 56 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी योजना चालू की है, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी। ये आपका है जीविका। जीविका दीदी बिहार में बहुत फेमस है, याद रखिएगा आप लोग जीविका। किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों उस समय का करंट अफेयर है। तो 57 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी। और बी में कौन है, सरबजोत सिंह। याद रखिएगा सरबजोत सिंह। इसमें जो भी दिया हुआ चारों ये सब शूटिंग से संबंधित व्यक्ति है, आप लोग याद रखिएगा। गगन नारंग, वरुण तोमर और मनु भाकर, ये सभी शूटिंग से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगला प्रश्न है आपका, वे गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था उस समय, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, उत्तराखंड। याद रखिएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है आपका, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका 59 नंबर प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, आपका नरेंद्र कपानी। याद रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, नरेंद्र कपानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न है, 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा उत्पन्न करेगा, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, आपका है 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला। याद रखिएगा 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला। और इससे ऊर्जा कितना ऊपर उत्पन्न होगा, तो 9 × 10 के पावर इतना ऊर्जा उत्पन्न होगा इससे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 61 नंबर है, एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है आपका 61 नंबर का डी। डी में क्या होता है, ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन का कारण बनने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित कर लेती है। यानी जो उसमें यूरेनियम होता है वह स्वतः विभाजित होने लगती है और न्यूट्रॉन को अवशोषित या विखंडन शुरू कर देती है, उसे क्रिटिकल स्टेज कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। 62 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब किया गया था, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब किया गया था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। और सी में क्या है, तो 1997 में आपका आरजेडी की स्थापना हुआ था। वहीं आपका बीजेपी की स्थापना कब हुआ था, तो बीजेपी की स्थापना हुई थी आपको 6 अप्रैल 1980 को। वहीं जेडी जो बिहार का रूलिंग पार्टी है, जेडीयू की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो ये हुआ था आपका 2003 में। याद रखिएगा 2003 में हुई थी। वहीं आपका लोजपा, बिहार में एक पार्टी और है लोजपा, इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 2000 में। इसका संस्थापक थे कौन, तो आपका रामविलास पासवान थे लोजपा के संस्थापक। याद रखिएगा। आरजेडी का स्थापना हुआ था 97 में, यहाँ 97 है। और बीजेपी की स्थापना हुआ था 1980 में। याद रखिएगा। और कांग्रेस की स्थापना तो आप लोग जानते हैं 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 63 नंबर प्रश्न है, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता बनाए रखने का प्रतीक है ओलंपिक ज्वलन। ओलंपिक मसाल जलाना कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1928 ईस्वी में। याद रखिएगा 1928 ईस्वी में ओलंपिक जलाना शुरू हुआ था। और मसाल का वर्तमान स्वरूप कब मिला था, तो जो आपका वर्तमान स्वरूप मिला था आपका 1936 ईस्वी में। याद रखिएगा जो वर्तमान में मसाल का स्वरूप है 1936 में मिला था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी, लीला सोठरो बनी थी। और ये हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनी थी लीला सोठरो। याद रखिएगा। अगला और दूसरा व्यक्ति मैं आपको बताता हूँ, प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश आपका है फातिमा बीबी। याद रखिएगा फातिमा बीबी। वहीं प्रथम महिला भारत की पहली न्यायाधीश, अगर पूछा जाए कि हाई कोर्ट की पूछा जाए तो आपका है लीला सोठरो। वहीं पूछा है सुप्रीम कोर्ट के पूछा है तो आपका फातिमा बीबी है।
अगर पूछा जाए भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कहीं भी किसी भी कोर्ट में, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश तो आपका है अन्ना चांडी, याद रखिएगा। और केरल के न्यायाधीश बनी थी प्रथम बार। आगे प्रश्न नंबर देखेंगे 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? निम्न में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो 66 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका डी। ये आपका राज कपूर को भारत रत्न नहीं मिला था, सत्यजीत रे को मिला था। और ये बंगाली फिल्म डायरेक्टर है, यानी फिल्म निर्देशक है, फिल्म बनाते बंगाली। और इन्होंने सबसे प्रसिद्ध एक तो इनका कृति है वो पाथेर पंचाली, बहुत पूछा जाता है आपको, याद रखिएगा। पाथेर पंचाली विश्व फेमस ये कृति है इनका, सत्यजीत राय का, याद रखिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इन्हें मिला है आपको भारत रत्न, और ये शहनाई वादक थे, याद रखिएगा। और लता मंगेशकर, इन्हें भी मिला भारत रत्न, और ये सिंगर थी विश्व प्रसिद्ध, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 67 नंबर। उससे पहले दोस्तों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया तरीका और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, धन्यवाद। आगे हम लोग देखते हैं 67 नंबर प्रश्न। बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूकता करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम की शुरुआत की थी? तो 67 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम, याद रखिएगा। 68 नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखना, याद रखना दोस्तों, सही नहीं। कई बार प्रश्न जानते हुए भी गलती होता है यहाँ ना देखने की वजह से। तो इसमें कहा गया यह 3 स्तरीय संगठन है, ठीक है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय शीर्ष निकाय जो विशेष रूप से देश की सुरक्षा समस्याओं को देखरेख करना है, और रॉ एवं IBNSA को रिपोर्ट करता है। तो ये तो सही है, ये तो बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का उत्तर मैं बताता हूँ आपको, बी हो जाएगा, ये सही नहीं है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ इनका कोई काम नहीं है। दोस्तों NSA की स्थापना, NSC का स्थापना हुआ था आपका 1998 में, और यह हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में। 1998 में उन्हीं का सरकार था। NSA का अध्यक्ष कौन होता है? तो NSA का अध्यक्ष होता है आपका अध्यक्ष होता है आपका PM, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यह अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, और यहाँ तो आप लोग देख ही रहे हैं कि रिपोर्ट करता है, तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान के विस्तार पाया जाता है? तो 69 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सी, आपका अवसादी चट्टान है, याद रखिएगा, अवसादी चट्टान है। और क्रस्ट का संपूर्ण क्रस्ट का, याद रखिएगा, क्रस्ट का लगभग 75% भाग अवसादी चट्टान से बना हुआ है। प्रश्न है निम्नलिखित में से 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका एशिया, क्योंकि विश्व में सबसे अधिक आबादी सबसे यही है, सबसे अधिक लगभग 40% आबादी विश्व का यही है, जो चीन में और भारत में प्रमुखता से पाई जाती है चीन, भारत और मेसोपोटामिया, ये विश्व के 3 सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से। और ये कहाँ है? मानव का सबसे पहला साक्ष्य यानी माना जाता है मानव का विकास कहाँ हुआ? तो अफ्रीका में हुआ, याद रखिएगा। अफ्रीका माना जाता है कि मानव का जो वर्तमान मानव का स्वरूप है इसका जन्म कहाँ हुआ है? तो अफ्रीका में, याद रखिएगा, अफ्रीका में। वहीं आपको अफ्रीका को क्या कहा जाता है? तो अंध महादेश कहा जाता है अफ्रीका को। ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है? तो लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ थंडर प्लीज, यानी प्यासी भूमि की धरती, ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। वहीं यूरोप कहा जाता है कि विश्व का बगीचा है। बगीचा किसे कहा जाता है? तो यूरोप कहा जाता है विश्व का बगीचा, याद रखिएगा। एशिया को तो कहा ही जाता है विश्व के सबसे आबादी वाला क्षेत्र और मानव घर, याद रखिएगा। 71 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, कटमई, याद रखिएगा, कटमई। और ये कहाँ है? और ये आपका है अलास्का में है, याद रखिएगा, यह अलास्का में है। वहीं आपको ये पूछा गया है कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी कहाँ है? तो आपका है इक्वाडोर में है। और ये कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला में है, इक्वाडोर। और अगला आपका है चिम्बो राजो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये कहाँ पर? तो ये भी आपका एंडीज पर्वतमाला में भी आपका है। एटना कहाँ है? तो ये तो विश्व में प्रसिद्ध है एटना, आपका यह इटली में है। और ये भूमध्य सागर में है, याद रखिएगा, भूमध्य सागर में है। और इटली के सिसिली द्वीप पर है। सिसिली द्वीप कहाँ है? इटली में पड़ता है। और ये भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप है, और वहीं पर आपका एटना ज्वालामुखी, याद रखिएगा। 72 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 72 नंबर प्रश्न में क्या है? तो आपका भूपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका सर्वाधिक भूपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका है ऑक्सीजन, याद रखिएगा, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन आपका है 46.6%।
वहीं मैं आपको कुछ और बताता हूँ जानकारी इसके बारे में। सिलिकॉन, सिलिकॉन है आपका, सिलिका सिलिकॉन 27.7%। वहीं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम भी आप लोग जान लीजिए आपका 8.3% है। वहीं आपका लोहा, लोहा ये कितना प्रतिशत है, 5%। जो दोस्तों जैसे जैसे याद आ रहा है मैं बताते जा रहा हूँ। हाँ, कैल्शियम, कैल्शियम कितना प्रतिशत है, तो आपका है 3.8%। वहीं आपका सोडियम, सोडियम कितना है, तो आपका 2% है, 2% से थोड़ा ज़्यादा ही है। और मैग्नीशियम, अंत में मैग्नीशियम भी बता दूँ थोड़ा सा, मैग्नीशियम आपका 2%, ये भी 2% के आसपास में है। तो दोस्तों इतना सारा जानकारी आप लोग, एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, ये सब हेवी फैक्ट है। अगला प्रश्न नंबर देखेंगे दोस्तों। मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो बनाता हूँ मैं, वो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी पर्वत, निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति, कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी। और डी में क्या है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी आपका बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं होता है, क्योंकि ज्वालामुखी तो प्राकृतिक है और ये कोई 2-4 दिन में नहीं बनता है ज्वालामुखी, ये सब सदियों करोड़ों साल पहले से है। और भारत का सबसे पहला, यहाँ प्रश्न है, भारत का सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, परियोजना कौन सी है, तो आपका है डी, शॉर्ट में DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। याद रखिएगा, दामोदर वैली कॉरपोरेशन भारत की सबसे पहला परियोजना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी DVC की, तो हुई थी 1948 में। इसमें VVI प्रश्न है दोस्तों, और डी प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित जोड़ों में विशिष्ट वायु राशियाँ की कौन सी विशेषता सही है, कौन सी विशेषता सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी में समुद्री उष्ण कटिबंधीय गर्म महासागर। याद रखिएगा, गर्म महासागर, इसका ये प्रश्न उत्तर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 75 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलाद से निकलती है, मिलाम हिमनद से निकलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों आपका सी, गौरी गंगा। और गौरी गंगा को शारदा या यमुना भी कहा जाता है वहाँ के आसपास में, लोकल क्षेत्र में दोस्तों, याद रखिएगा। और एक ठो शारदा नदी है, इसे आपको, इसका शारदा नदी का उद्गम आपका काला पानी से हुआ है। शारदा नदी यहाँ पर दिया हुआ है, एक ठो शारदा नदी, इसका उद्गम काला पानी से हुआ है। और इसे काली नदी भी कहते हैं, इसे काली नदी भी कहते हैं, या फिर महाकाली भी कहते हैं। याद रखिएगा, महाकाली भी कहते हैं। रामगंगा, ये आपका रामगंगा यहाँ दिया हुआ है, रामगंगा, और ये गंगा की सहायक नदी है। याद रखिएगा, रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न नंबर देखेंगे 76 नंबर प्रश्न है, एस आकार का महासागरीय कटक कौन सा है, एस आकार की महासागरीय कटक कौन सा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी, यह मध्य अटलांटिक महाकटक। याद रखिएगा, मध्य अटलांटिक महाकटक। याद रखिएगा कि ये आपका अटलांटिक ओशियन है, इधर अमेरिका है, इधर आपका यूरोप है ऊपर में, इधर अफ्रीका है, और यहाँ पर एक ठो कटक है बीच में, जो इस तरह से, कटक का अर्थ होता है कि पानी के अंदर डूबा हुआ पहाड़ी। याद रखिएगा, पानी के अंदर डूबा हुआ पहाड़ी, जो इतना लंबा है कि नॉर्थ से साउथ तक, ऊपर से नीचे तक पहुंच जाता है, तो उसे कहता है मध्य अटलांटिक कटक। और ये एस आकार के बना हुआ है, इसी वजह से इसे एस आकार की महासागर भी कहते हैं। याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर को एस आकार की महासागर भी कहते हैं, इसी वजह से। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है। तो 77 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका है सी है यहाँ, हाँ सी तो है ही है, सी है, और ये 25 वर्ष है। और इसका आपका विशेषता संविधान की अनुच्छेद आपका 84 के बी में दिया हुआ है कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगा। याद रखिएगा आप लोग। और वहीं किसी मान्यता प्राप्त, अगर कोई मान्यता प्राप्त सदस्य से, यानी कोई मान्यता प्राप्त दल से कोई चुनाव लड़ता है, तो उसे एक अनुमोदक की आवश्यकता होती है। जबकि कोई अगर गैर मान्यता प्राप्त से, यानी स्वतंत्र रूप से लड़ता है, तो उससे, अगर कोई निर्दलीय रूप से लड़ता है, तो उसे 10 अनुमोदक की आवश्यकता पड़ती है। याद रखिएगा, अनुमोदक वो होती है जो लिखता है कि हाँ इसे चुनाव लड़ना चाहिए, इसे लड़ने देना चाहिए। तो इस तरह के लोगों को 10 की आवश्यकता पड़ती है। जबकि कोई स्थापित यानी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दल से कोई चुनाव लड़ता है, तो उसको 1 अनुमोदक ही काफ़ी है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 78 नंबर, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले में जांच कौन करता है। तो आपका सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार ऐसा करता है। याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार ऐसा करता है। और ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रीय चुनाव के विवाद के दोनों का निपटारा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। और ये 71 नंबर अनुच्छेद में दिया हुआ है।
इसे एक माह में मानना होता है। इसे एक माह में अगर कोई विवाद हुआ है, दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट है सब, अगर कोई विवाद होता है चुनाव में तो एक माह के अंदर कोर्ट में आपको ये विवाद दायर करना होगा, तभी जाकर के ये सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का व्यवस्था किया गया भारत के संविधान में, तो आपका अनुच्छेद और भाग आपका 5 है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के मध्य, याद रखिएगा दोस्तों। इतना से इतना के चुनाव आयोग, यहाँ पर चुनाव आयोग दिया हुआ है, तो इसको भाग 15 है, भाग 15 याद रखिएगा। और अनुच्छेद की बात देखा जाए तो ये आपका 324 से लेकर के 329 के मध्य चुनाव आयोग को रखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान संसद की यहाँ दिया गया हुआ है संसद, तो संसद आपका होता है 79 अनुच्छेद में संसद है। और लोकसभा आपको देखा जाए तो ये आपका है 80 में। और राज्यसभा आपका 81 में, याद रखिएगा दोस्तों। एक तो ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, सरला याद रखिएगा, सरला। 100 से संसद हो गया जो 79 में हो गया, आपको र से हो गया राज्यसभा, हाँ राज्यसभा, गलती यहाँ हो गया है, राज्यसभा 80 में है। और ल से आपका है लोकसभा, और ये लोकसभा 81 में है, तो सरला 79, 80, 81, याद रखिएगा। 100 से संसद 79, र से राज्यसभा 81, 80 और ल से लोकसभा 81 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 79 नंबर। किनके नाम के अंतर्गत देश के कार्यकारी क्रियाएं होती है, तो ये आपका राष्ट्रपति, बी 79 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होगा, याद रखिएगा, अनुच्छेद 53 में। और संविधान के भाग 5 में ये सब व्यवस्था किया गया, आप लोग याद रखिएगा। और इसे संविधान के भाग 5 में संघीय व्यवस्था है, और ये 52 से लेकर के 78 के मध्य सारा व्यवस्था रखा गया है राष्ट्रपति से संबंधित, और ये कार्यकारिणी व्यवस्था से संबंधित, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 80 नंबर। बिहार में सांसदों की सीट कितना है, संसदीय सीट कितना है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ये 40 नंबर सीट है बिहार में, याद रखिएगा। पूरा टोटल सांसदों की संख्या कितना है, तो 543 पर चुनाव होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जिसमें से 412 आपका जनरल के होता है, याद रखिएगा, जनरल के होता है। और एससी के लिए है आपका 84, याद रखिएगा। एसटी के लिए कितना आरक्षण रखा गया है, तो 47 है, याद रखिएगा। वहीं बिहार विधानसभा की बात की जाए तो इसमें 243 है। बिहार विधानसभा में कितना है, तो 243 है, याद रखिएगा, 243 है। वो इसमें अगर 243 में की बात की जाए तो इसमें, और विधान परिषद में आपका है 75 विधान परिषद में। इस 243 में से एससी के लिए कितना रखा गया है, एससी के लिए तो 38 सीट एससी के लिए है। और एसटी के लिए कितना सीट रखा गया है, तो इसके लिए आपका 2 सीट रखा गया है, याद रखिएगा। आप लोग ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी भी तरीक़ा से प्रश्न में आता है, अगर आपको जानकारी होगी तो आप लोग इसे हल करके ले जाइएगा। अगला प्रश्न है 81 नंबर। भारतीय संविधान के दृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका कनाडा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। कनाडा से लिया गया है यह दृढ़ संघीय प्रणाली, और कनाडा से ही लिया गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होंगे, राज्यपाल आपका राज्य में होगा। कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। यूएसए से क्या लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है आपका फंडामेंटल राइट लिया गया है। वही न्यायिक समीक्षा लिया गया है, कौन सा समीक्षा, तो न्यायिक समीक्षा। वही न्यायपालिका की स्वतंत्रता फ्रीडम यहाँ से लिया गया है, याद रखिएगा। वहीं राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है, तो भी यूएस से लिया गया है, याद रखिएगा। और प्रस्तावना जो हमारे लिखा हो गया हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी यूएस से लिया गया है। यूके से क्या लिया गया है, यूके से लिया गया है, मैं आपको बता दूं यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। आपको कानून का शासन लिया गया है। संघीय प्रणाली लिया गया, वहीं से संघीय प्रणाली लिया गया है, यूके से लिया गया है। संघीय प्रणाली नहीं लिया गया है, विधायी प्रक्रिया लिया गया है, यूके से लिया गया है। वहीं एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप वहीं यूके से लिया गया है। और कैबिनेट प्रणाली लिया गया है यूके से, याद रखिएगा। और फ्रांस से क्या लिया गया है, तो वहाँ से विशेष 3 चीज़ है जो विश्व प्रसिद्ध है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यह लिया गया है कहाँ से, फ्रांस से लिया गया है। और फ्रांस में ये कहाँ से आया गया, तो वहाँ की क्रांति 1789 में जो हुई थी, वहाँ से आया था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति प्रशासन के नियंत्रित संबंधित है? तो आपका हो जाएगा, ये आपका 82 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी। और बी में कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों एक इसका ट्रिक आता है, TM ATM स्क्वायर। ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा और एम से हो गया आपका मिजोरम और एक और कौन सा है? तो मेघालय याद रखिएगा। तो इस शॉर्ट में आपको बता दिया हूँ, ATM स्क्वायर याद रखिएगा। और ये भाग किस में है? तो छठी अनुसूची में याद रखिएगा। छठी अनुसूची में क्या है? तो ATM स्क्वायर याद रखिएगा। और अनुसूची की बात की जाए तो मैं आपको बताता हूँ, अनुसूची 1 में देख लेते हैं, संघीय व्यवस्था है। अनुसूची 2 में है विशेष व्यक्तियों का वेतन भत्ता है। अनुसूची 3 में है क्या है? तो अनुसूची 3 में शपथ है। 5 में अनुसूचित जनजाति प्रशासनिक क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति प्रशासनिक क्षेत्र है 5 में। और 6 में आपका है, 6 में जो भी बताया था ATM स्क्वायर। 7 में क्या है? तो 7 में आपका है समवर्ती सूची, जिसमें 3 सूची है 7 में। 8 में क्या है? तो 8 में आपका भाषा है, 8 में भाषा है। दोस्तों ये अनुसूची में बता रहा हूँ, 8 में भाषा है। और 9 में क्या है? तो 9 में है भूमि सुधार। 10 में क्या है? तो 10 में है दोस्तों आपका दल बदल 10 में है। 11 में क्या है? तो 11 में आपका पंचायती राज है। और 12 में क्या है? तो नगर पालिका है, नगर। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब फैक्ट याद रखिएगा, विशेष है ये सब आपको जानकारी होगी। तो किसी भी प्रश्न में जरूरी नहीं कि डायरेक्ट पूछ ले, लेकिन किसी भी तरीका से प्रश्न पूछता है तो आप लोग इसे कर ले जाइएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ किस संविधान से ली गई है? तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। व्यापार स्वतंत्रता याद रखिएगा। और संसद की संयुक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 में है, याद रखिएगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक है। और वहीं वाणिज्य लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, आप लोग याद रखिएगा। वहीं अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? अफ्रीका के संविधान से लिया गया है आपको संविधान का संशोधन, राज्यसभा के सदस्य के चुनाव। ये सब कहाँ से लिया गया है? तो अफ्रीका से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और बाकी यहाँ आपका कनाडा है, तो ऊपर बताया मैंने, संयुक्त राज्य अमेरिका के बताया ऊपर। और जर्मनी से बताया है आपका आपातकाल, जर्मनी से आपको है आपातकाल। जो 3 आपातकाल है भारतीय संविधान में, वो कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 84 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों पर अधिकार है? कितने उच्च न्यायालय है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी। और बी में आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सा है। 3 तो मुंबई है। और मुंबई में कहाँ है? तो आपका महाराष्ट्र है, गोवा है और दादर नगर हवेली, वहाँ का जो लोकल छोटे क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो सब आपका कहाँ है? मुंबई में है। पंजाब न्यायालय, पंजाब हाईकोर्ट की बात करें, पंजाब हाईकोर्ट की बात करें तो यहाँ आपका पंजाब है, हरियाणा है और चंडीगढ़ है। तो याद रखिएगा 2 ये हो गया, मतलब एक हो गया मुंबई, एक हो गया पंजाब उच्च न्यायालय। और तीसरा आपका है गुवाहाटी हाईकोर्ट में कौन कौन आता है? तो आपका असम आता है, दूसरे पर आपका आता है असम के बाद से आपका आता है नागालैंड। और तीसरा में आपका आता है मिजोरम और एक अरुणाचल भी आता है, याद रखिएगा। तो ये आपका सब गुवाहाटी हाईकोर्ट में ये 3-4 राज्य आते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अब वर्तमान में कितना हाईकोर्ट है? तो 25 हाईकोर्ट है वर्तमान में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 85 नंबर प्रश्न है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के अंतर्गत में से मौलिक अधिकार है। तो ये 85 का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी। और यह 19 में है, याद 19 के 1 में है। वहीं पर व्यापार है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। बेकार है निर्बाध बसने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये सब कहाँ है? तो आपका 19 के 19 में, याद रखिएगा। वहीं आपका 21 नंबर में देखा जाए तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 नंबर में है। 16 नंबर में आपको 16 नंबर यहाँ नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ 16 नंबर की अवसर की समानता है। 16 नंबर में अवसर की समानता 16 नंबर में है। 11 नंबर में आपका है, 11 नंबर में आपका नागरिकता की परिभाषा 11 नंबर में है। 24 नंबर में आपका यहाँ दिया हुआ है, तो 24 नंबर में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 24 नंबर में है। वहीं आपका एक ठो दिया हुआ है क्या? तो 14 नंबर में है आपका कानून के समक्ष समानता। दोस्तों यहाँ पर आपका 24, 14, 21 और ये सब आपका किस में आता है? तो भाग 3 में आता है। और क्या है? तो ये सब फंडामेंटल राइट है, याद रखिएगा। ये पूरा अनुच्छेद फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है आपका 86 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? तो 86 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाए आपका सी। और सी में क्या है? तो 26 नंबर सी में आपका है ये कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और इसी में आपका प्राण एवं दंड है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और 26 में आपका है धार्मिक प्रबंधन 26 नंबर में है। वहीं 16 नंबर में अवसर की समानता। वहीं आपका 21 नंबर तो देख ही ले। 11 नंबर में क्या है? तो नागरिकता की परिभाषा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 80 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय आय समान है। 87 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय समान है तो किसके बराबर? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, यह साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये इसके बराबर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 88 नंबर, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन ... से किया गया है। तो ये आपका है कहाँ से किया गया है? तो 88 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी। और बी में क्या है? दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब था? तो यह था 1956 से 61 तक, याद रखिएगा दोस्तों। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन सा था? तो आपका था 1951 से 1956 तक। और हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था दोस्तों, याद रखिएगा। और प्रथम औद्योगिक नीति ये आपका 1948 बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रश्न नहीं था लेकिन फिर भी ये सही है। प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में ही आया था, याद रखिएगा। और संविधान के निर्माण तो आप लोग जानते ही हैं कब हुआ था? 1947-48 में हुआ था, याद रखिएगा। 89 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त कहाँ से होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, प्रत्यक्ष कर से होता है सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति सबसे अधिक कहाँ से होता है? तो आपका प्रत्यक्ष कर से होता है, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष कर से। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो अप्रत्यक्ष कर जो जीएसटी है ये भी कुछ कम नहीं राजस्व प्राप्त कराता है सरकार को। अगला प्रश्न हम देखेंगे सार्वजनिक वस्तु का अर्थ है। सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? तो 90 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी, वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को मिलता हो उसे आपको सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण मैं बताता हूँ, रेल बिजली, सरकारी अस्पताल, LIC जैसे वस्तु संस्थाएं हैं सार्वजनिक। 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव सूचकांक SDI का घटक नहीं है? तो 91 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका डी, स्वास्थ्य और पोषण। ये नहीं है, इसमें SDI का घटक नहीं है। 91 नंबर प्रश्न का डी, स्वास्थ्य एवं पोषण। और इसके बारे में कुछ और मैं आपको बता देता हूँ। HDI यह एक UNDP का संस्था है, याद रखिएगा। HDI है जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक भाग है, याद रखिएगा। और HDI का सर्वप्रथम विकास कब हुआ था? 1900 मतलब इसको कब स्थापित किया गया था? 1990 ईस्वी में। और उसी समय से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और किसने किया था? जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है महबूब उल हक, याद रखिएगा। और एक ठो भारत के व्यक्ति थे अमर्त्य सेन, याद रखिएगा, अमर्त्य सेन, जिसे नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपको देखते हैं 92 नंबर प्रश्न। 92 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? तो 92 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी। और बी में क्या है? मूल्य तल, याद रखिएगा, मूल्य तल। अगला प्रश्न हम देखेंगे 93 नंबर प्रश्न। और 93 नंबर प्रश्न में क्या है? तो केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? गैर योजना व्यय के अंतर्गत वे वस्तु आते हैं या वे व्यय आते हैं जो योजनागत नहीं होता है और पूर्व निर्धारित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी। और सी में कौन सा है? तो यहाँ आपका 1, 2, 3, 4 सभी है। रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, पेंशन और वेतन और पेंशन और सब्सिडी, ये सब गैर योजना व्यय है दोस्तों, याद रखिएगा। योजना व्यय हो गया जैसे मनरेगा या फिर कोई और भी जो जैसे कि LPG उज्ज्वला गैस योजना, इस प्रकार की जो भी योजना है वो योजना व्यय में जाएगा। 94 नंबर प्रश्न, 5% साधारण ब्याज की प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि को उसके मूल्य में 50% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा? तो 94 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पहले तो मैं इसका उत्तर बताता हूँ 10 वर्ष। और थोड़ा सा मैं इसको आपको हिंट देता हूँ कैसे हल कीजिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिएगा कि आपका 100 हो जाएगा मूलधन, याद रखिएगा, मूलधन 100 मान लीजिएगा। समय मान लीजिएगा आप लोग इसको T मान लीजिएगा, समय, याद रखिएगा। और दर तो आपको दिया ही हुआ है कितना है? तो आपका 5% है, R बराबर है 5%, याद रखिएगा। तो इसे आप लोग सेट कीजिएगा। साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुने दर गुने समय, याद रखिएगा। आप बटा में 100 कर दीजिएगा और यहाँ पर ये डाल दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, P और Q के औसत मासिक आय 50-50 है। Q और R की औसत मासिक आय 62-50 है। और P और R का औसत मासिक 5200 है। तो P का औसत मासिक आय कितना हो जाएगा? दोस्तों ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो इसलिए मैं इसका सीधा आंसर बताता हूँ, आप लोग इसे अच्छे से बनाइएगा।
तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, ये आपका 4000 आ जाएगा, याद रखिएगा। यदि समानांतर प्रगति श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 9 है तो उनका गुणनफल 24 है, तो वे संख्या कौन सी होगी? 96 प्रश्न का उत्तर है आपका डी, ये आपका है 2, 3, 4, याद रखिएगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 3600 में बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है, तो वस्तु को 3150 में बेचने पर कितना प्रतिशत की लाभ होगी? तो 97 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, ये आपका बी है, याद रखिएगा दोस्तों। सीधा सीधा इसका ये 20%, तो मान लीजिएगा 80% निकल जाएगा आपका 3000 निकल जाता है। और वही पूछता है कि इतना का लाभ होता है, कि इतना का लाभ होने के लिए कितना % लाभ होगा, इतना अगर मिलता है तो कितना लाभ होगा? तो 150 ऊपर कर दीजिएगा, बटा में 3000 डाल दीजिएगा। अगला प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न, अनुक्रम 56, 72, 90, 110, 132, 154 की संख्या का पैटर्न बनाते हैं, तो इनमें से कौन सी संख्या पैटर्न अनुपयुक्त है, यानी कौन सी संख्या अनुपयुक्त है? तो मैं इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ आपको, डी, ये आपका 154 है। और किस तरह से? तो आप लोग इसमें क्या कर दीजिएगा, इसमें 16 जोड़ दीजिएगा, 16, इसमें 16 जोड़ दीजिएगा, इसमें आपका इसमें जोड़ दीजिएगा 18, कहाँ चल रहा है 18, इसमें 18, इसमें दीजिएगा 20, इसमें जोड़ दीजिएगा आपका 22, इस तरह से ये मैच नहीं करेगा, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 22 से होगा, जबकि यहाँ होना चाहिए था 24, तो यहाँ होता 56, तो ये मैच नहीं करा, तो यानी ये अनुपयुक्त है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 99 नंबर, तो ये आपका है x + 1/x = 3, तो x = 0 के मूल नहीं है, तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 99 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सी। और सी में क्या है? तो यहाँ आपका ये है 3 + √5/2 और 3 - √5/2, ये उत्तर हो गया इसका, 2 मूल है, याद रखिएगा। 100 नंबर प्रश्न है, भारत में वाणिज्यिक बैंक किस प्रकार के प्रणाली के बैंक है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ये मिश्रित प्रणाली के बैंक है, वाणिज्यिक बैंक भारत में, याद रखिएगा। दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार पुलिस के मद्य निषेध विभाग का परीक्षा जो 2030 में हुई थी का पूरा सेट हल कर लिया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कितना सही हुआ आप लोग का। और दोस्तों, अपने आप को जांचने का एक बेहतरीन तरीका होता है कि आप लोग प्रीवियस सेट लगाएं अधिक से अधिक, और इस चैनल पे बहुत सारा और भी प्रीवियस ईयर का सेट मैंने डाला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। लगभग 5 से 6 है जो 2024 से लेकर के 2023 तक का है, और प्रथम पाली द्वितीय पाली जितना भी सब होता है सब डाला हुआ है। आप लोग इसे हल कीजिएगा। और वर्तमान में जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका है, कैसा लगता है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसमें ज़रूर सुधार करूँगा। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।